नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मेरा नाम शुभम सरथालिया है और एक इंपॉर्टेंट विषय को लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भैया बोरगोहेन। आपने ये नाम, ये सरनेम शायद सुना होगा। कुछ दिन पहले ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में था, बोरगोहेन। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग के अंदर डालने वाली लवलीना बोरगोहेन, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, जैसे ही हिंदुस्तान की झोली में टोक्यो ओलंपिक्स से ब्रॉन्ज मेडल आकर के जो है वो पहुंचा, तो बहुत ज्यादा खुशी जो है हिंदुस्तान के अंदर थी और लवलीना बोरगोहेन जो है वो एकदम से हिंदुस्तान की स्टार जो है वो बन चुकी थी। तो सभी लोग जो है वो लवलीना बोरगोहेन के बारे में जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कि कौन है लवलीना बोरगोहेन। इसी दौरान काफी ज्यादा बार इंटरनेट पे सर्च किया गया भैया इस बोरगोहेन सरनेम के बारे में, क्योंकि सरनेम के माध्यम से लोग जानना चाहते थे किस धर्म से बिलोंग करती हैं लवलीना बोरगोहेन। तो इस विषय पे हम लोग जो है वो इस लेक्चर में मैं बात करूंगा। दोस्तों, आप अगर आसाम स्टेट एग्जाम्स की, चाहे आसाम पीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी अन्य आसाम स्टेट का एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे शानदार कोर्सेज में एनरोल कीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है वो करवाते हैं। तो दोस्तों, करीब 4 अगस्त 2021 को जैसे ही ये न्यूज आई कि लवलीना बोरगोहेन जो है उनको बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में मिल गया है, तो अचानक से एक बहुत ही ज्यादा फेमस नाम जो है वो लवलीना बोरगोहेन हिंदुस्तान के अंदर हो गया। सभी लोगों के लिए वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी भैया। हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक्स से मेडल जो है वो आ चुका था और लवलीना बोरगोहेन जो है वो एकदम से सेलिब्रिटी जो है वो बन चुकी थी। लोग उनके बारे में जानना चाहते थे भैया कहां से है लवलीना बोरगोहेन, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है। तो लवलीना बोरगोहेन जो है वो असम से हैं और सबसे ज्यादा बार लोगों ने जानने की कोशिश करी, उत्सुकता बनी कि भैया ये बोरगोहेन सरनेम जो है वो एक्चुअल में किस धर्म से, किस रिलीजन से जो है वो बिलोंग करता है। तो गूगल के अंदर काफी ज्यादा बार सर्च किया गया लवलीना बोरगोहेन रिलीजन। तो भैया जी, धर्म के बारे में और उनके सरनेम की जानकारी के विषय में जो है लोगों ने काफी सर्च किया और इसी बोरगोहेन सरनेम का इतिहास जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। भैया कहां से ये बोरगोहेन सरनेम जो है वो निकल करके आया और किस तरीके से हिस्टोरिकल रेलेवेंस जो है वो बोरगोहेन सरनेम का रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें असम राज्य की, तो भैया असम राज्य यहां पर करीब 600 साल तक अहोम डायनेस्टी ने जो है वो राज करा है। अहोम रूल जो है वो करीब 600 साल तक यहां पर जो है वो चला है। दोस्तों, इस अहोम साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारा प्रेजेंट डे असम स्टेट है, उसका जो गवर्नमेंट पोर्टल है, स्टेट पोर्टल है, वो कहता है कि शायद असम शब्द जो है वो भी अहोम साम्राज्य से ही आया होगा। तो असम शब्द भी जो है वो अहोम शब्द से ही आया होगा। हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, लेकिन ऐसे कयास जो है वो लगाए जाते हैं कि अहोम साम्राज्य का शासनकाल यहाँ पे करीब 600 साल तक रहा है, जिस वजह से इस राज्य को, स्टेट को जो है वो असम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भैया अहोम साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 1228 में, 1228 में इस साम्राज्य की शुरुआत हुई और ये साम्राज्य प्रेजेंट डे आसाम के अंदर मौजूद था और यहाँ पे करीब 598 या करीब करीब 600 वर्षों तक अहोम साम्राज्य ने असम के अंदर जो है वो शासनकाल अपना जो है वो किया था। दोस्तों, इस साम्राज्य के विषय में हम बात करेंगे। इस साम्राज्य की शुरुआत कहां से हुई, किसने इस साम्राज्य की स्थापना जो है वो करी थी, इन सभी विषयों के बारे में हम बात करेंगे। द डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सुकाफा। सुकाफा द्वारा जो है इस साम्राज्य की स्थापना जो है वो करी गई थी, जो कि एक शान प्रिंस थे और मोंग माओ से आए थे, हु केम टू असम आफ्टर क्रॉसिंग द पटकाई। दोस्तों, मोंग माओ का जो इलाका है वो आज मॉडर्न डे में, जो हमारा, अगर हम मैप की तरफ जाएं तो भैया मॉडर्न डे में जो इलाका, कुछ हिस्सा इस मोंग माओ का चाइना के अंदर, म्यांमार के अंदर जो है वो आ चुका है। दोस्तों, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, थोड़ा सा मैं आपको मैप के जरिए बताना चाहूंगा। दोस्तों, यहां कहीं पर मौजूद है पटकाई माउंटेन्स, पटकाई भूम के हिल्स जिनको कहा जाता है। तो पटकाई माउंटेन्स जो है वो यहां कहीं पर मौजूद है और इन पटकाई माउंटेन्स को क्रॉस करके असम के अंदर पहुंचे थे सुकाफा, जो कि शान साम्राज्य के प्रिंस थे और उन्होंने आकर के स्थापना करी थी यहां पर अहोम साम्राज्य की। दोस्तों, ये है सुकाफा, किंग ऑफ अहोम, सुकाफा, जिन्होंने अहोम साम्राज्य जो है वो असम के अंदर शुरू किया था, जो कि सबसे समृद्ध साम्राज्य इस इलाके का जो है वो माना जाता है। काफी लंबे समय तक ये साम्राज्य जो है वो चला था, लेकिन इस साम्राज्य का अंत जो है वो सबसे पहले तो बर्मीज इन्वेजन के कारण हुआ था और धीरे धीरे बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जब यंदोबो, ट्रीटी ऑफ यंदोबो या यंदोबो की संधि हुई थी, उसके बाद ये अहोम डायनेस्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंत तक जो है अपनी समाप्ति तक पहुंची थी। तो सुखापा द्वारा बनाई गई इस अहोम साम्राज्य का अंत जो है वो ट्रीटी ऑफ यंदोबो, जो कि अहोम और
ब्रिटिशर्स के बीच में तय हुआ था। उसके बाद ये अहोम साम्राज्य जो है वो अंत तक अपने पहुंच गया था। दोस्तों अगर हम बात करें तो दिगांता कुमार शर्मा, उनके एक रिसर्च के अनुसार अहोम साम्राज्य के अंदर एक बहुत ही बड़े पैमाने पर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है हुआ था। तो भैया रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन की यहां पे बात की गई थी। क्या हुआ दोस्तों, अहोम शासक जो थे वो इनिशियली नॉन इंटरवेंशन विद रिलीजियस बिलीफ्स पे जो है वो विश्वास रखते थे। इनिशियली उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ जो है वो किसी भी धर्म और धर्म के मानने वालों के विश्वास में जो है वो नहीं करेंगे। बट धीरे धीरे, बट बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस सच एज पॉलिटिकल एंड सोशल, दे ग्रेजुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लोकल बिलीव्स एंड एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। इनिशियली उन्होंने किसी भी रिलीजियस बिलीफ के अंदर या किसी भी रिलीजन के अंदर इंटरवीन करने का कोई भी अपना जो है वो जिसको हम कहते हैं कि भैया कोई भी उनको इच्छा नहीं थी इंटरवीन करने की किसी के भी रिलीजियस बिलीव्स में। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक और सामाजिक हालात जो है वो इस तरीके से बदले कि उनको लोकल बिलीव्स में, लोकल लोगों को जिनका राज उनको करना था, अहोम शासक जो है वो लोकल्स को जिनको रूल कर रहे थे वो मेजॉरिटी में हिंदूज थे, तो उनके साथ मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग राज्य बनाने के लिए धीरे धीरे पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो के कारण वो धीरे धीरे अहोम शासक जो है वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू हो गए। दोस्तों ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म की शुरुआत जो है वो हुई थी अहोम शासक सुधंगफा के कार्यकाल में। दोस्तों सुधंगफा, जिनको बामुनी कुंवर भी जो है वो कहा जाता है, बामुनी कंवर। दोस्तों बामुनी कंवर की अगर मैं बात करूं तो ये शब्द को हम समझेंगे, बामुनी और कंवर। दोस्तों इस शब्द का अर्थ है क्या, ब्राह्मण प्रिंस। तो बामुनी कंवर, दोस्तों आप कंवर या कुंवर शब्द आपने सुना होगा, तो कुंवर शब्द जो है वो प्रिंस है, और आसामी भाषा में ब्राह्मण को बामुनी के नाम से जाना जाता था। तो जो अहोम राजा थे सुधंगपा, उनको सबसे पहले ब्राह्मणिक प्रिंस या बामुनी कुंवर के नाम से जो है वो जाना गया था। एक्चुअली उनका पालन पोषण जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और उस परिवार के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो व्यक्त करने के लिए, अपना जो एक शुक्रिया करने के लिए उस परिवार के प्रति इस सुधंगफा राजा ने क्या किया, उन्होंने इस पूरे के पूरे ब्राह्मण परिवार को अपने साम्राज्य का और अपने कोर्ट का एक कॉन्फिडेंशियल एडवाइजर जो है बना दिया। तो इस परिवार के जो मुख्य थे उनको अपना कॉन्फिडेंशियल एडवाइजर बना दिया, और साथ ही साथ पूरे के पूरे परिवार के लोगों को अपने राज्य में महत्वपूर्ण पोजीशंस जो है वो दे दी। और जैसे ही उन्होंने इस ब्राह्मणिक परिवार को अपने राज्य के अंदर महत्वपूर्ण पोजीशनें जो है वो ऑफर करी, इसी के साथ में अहोम साम्राज्य और अहोम कोर्ट में ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जो है वो शुरू हो चुका था। दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने वाला था फेवर में अहोम डायनेस्टी के, क्योंकि जिन लोगों को वो रूल कर रहे थे वो मेजॉरिटी में ब्राह्मण्स थे। इसी के साथ में पैटर्नाइजेशन हिंदुइज्म का अहोम शासकों द्वारा जो है वो शुरू हो गया, और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो राजपाट था वो ब्राह्मणिक रूल के अंदर जो है वो बदल गया। दोस्तों इसके अलावा सुहुंगमुंग एक और प्रसिद्ध राजा थे अहोम साम्राज्य के। तो ठीक है जी, सुहुंगमुंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट किंग थे अहोम साम्राज्य के, जिन्होंने अहोम साम्राज्य की मल्टी एथनिक पॉलिटी को जो है वो कहीं ना कहीं बदला था। ठीक है जी, बहुजातीय राज्य व्यवस्था जो है उसके अंदर ये चेंज लेकर के आए थे, और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहां पर प्ले किया था। दोस्तों अंडर हिज किंग गाइडेंस अहोम किंगडम एक्सपेंडेड ग्रेटली फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस सुखापा। तो दोस्तों सुखापा जो है मैंने आपको बताया था वो संस्थापक थे इस साम्राज्य के। उसके बाद सुहुंगमुंग जो है उनके कार्यकाल में ये अहोम साम्राज्य जो है वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हुआ, और इसी के कारण जो शासक जिनका नाम सुहुंगमुंग था वो इसलिए भी प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक जो मुस्लिम इन्वेजन था उसको रोक करके मुस्लिम आक्रमणों से अहोम साम्राज्य की रक्षा जो है वो करी थी। दोस्तों ही वॉज द फर्स्ट अहोम किंग टू अडॉप्ट द हिंदू टाइटल। तो अब धीरे धीरे रिलीजियस बिलीफ जो है वो बदल रहा था। सुहुंगमुंग जो है वो पहले राजा बने जिन्होंने हिंदू उपाधि को स्वीकार किया, स्वर्ग नारायणा। दोस्तों स्वर्ग नारायणा हिंदू माइथोलॉजी का शब्द है, और इस स्वर्ग नारायणा टाइटल को, उपाधि को स्वीकार करके अहोम शासक ने एक
मूव जो है वो चला, एक संकेत दिया कि किस तरीके से अब अहोम साम्राज्य की इंक्लिनेशन जो है, झुकाव जो है वो हिंदू धर्म की ओर जो है वो जाना शुरू हो गया था। और सुहुंगमुंग राजा के आगे जितने भी अहोम राजा आए, उन सभी ने अपने टाइटल में स्वर्ग देव जो है वो स्वर्ग नारायण स्वर्ग देव शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया। तो जितने भी शासक आए उन्होंने अपने नाम के आगे सबसे पहले नेम और उसके आगे अहोम और साथ ही हिंदू टाइटल स्वर्ग देव जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों किस तरीके से ट्रांजिशन जो है वो हो चुका था, काफी हद तक हिंदुइस्टिक रिचुअल्स और हिंदुइस्टिक बिलीव्स को फॉलो जो है वो अहोम शासक यहां पर करना शुरू हो गए। इसके बाद दोस्तों इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है वो लिखा गया। दोस्तों आप आसाम स्टेट के अंदर किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के सवाल जो है वो काफी ज्यादा आपको पूछे जा सकते हैं। चाहे स्वर्ग नारायणा हो कि भैया किस शासक ने सबसे पहले एक हिंदू उपाधि को स्वीकार किया था, तो भैया वो शासक कौन थे? भैया वो शासक का नाम था शुहुंगमुंग। शुहुंगमुंग जो है इन्होंने सबसे पहली बार हिंदू उपाधि को जो है वो स्वीकार किया था। और इसी अहोम साम्राज्य के दौरान दोस्तों बुरंजीज एक शब्द जो है वो आता है। बुरंजीज का क्या रेलेवेंस है, क्या मतलब है, ये एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बुरंजीज क्या है दोस्तों? दीज आर द क्लास ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स एंड मनुस्क्रिप्ट्स एसोसिएटेड विद अहोम किंगडम रिटन इनिशियल इन अहोम लैंग्वेज एंड लेटर इन असामीज लैंग्वेज। तो दोस्तों एक ऐतिहासिक कालक्रम है, टाइमलाइन जिसको हम कहते हैं कि किस दौरान असम और अहोम साम्राज्य के अंदर क्या हुआ, उन सारी चीजों को अहोम भाषा में लिखा गया और उस कलेक्शन को बुरंजिस के नाम से जो है वो जाना गया। दोस्तों याद रखिएगा बुरंजिस जो है वो एंशियंट असामिक टेक्स्ट जो है वो अहोमिक टेक्स्ट जो है वो कहलाएंगे, जिनको पहले अहोमी भाषा में लिखा गया था, बाद में आसामी भाषा में उनको जो है वो ट्रांसलेट कर दिया गया। बुरंजीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर विच इज रेयर इन इंडिया। ये भारत के ऐतिहासिक साहित्य का एक उदाहरण है जो बहुत ही दुर्लभ है। इतना इजीली बुरंजिस जैसे ऐतिहासिक साहित्य जो है वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर एग्जाम के अंदर बुरंजिस शब्द जो है वो आता है तो हम समझ जाएंगे कि अहोम शासकों के दौरान जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखे गए उनका नाम जो है वो बुरंजिस था। दो प्रकार के बुरंजिस थे, देयर वर टू काइंड ऑफ बुरंजिस, वन मेंटेन्ड बाय द स्टेट एंड अदर मेंटेन्ड बाय द फैमिलीज। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है वो दो तरीके से लिखा गया, एक तो सरकार द्वारा जो है वो इसका हिसाब रखा गया है, सरकार द्वारा मेंटेन किए गए रिकॉर्ड, और दूसरी ओर आम परिवारों ने जो है वो बुरंजिस अपने पास में लिखी। तो दो प्रकार की बुरंजिस जो है वो यहां पर थी। The official Buranjis were compiled at the time of first Ahom king Sukhapa and family Buranjis were compiled from 16th century onwards। तो भैया जी जो ऑफिशियल आधिकारिक बुरंजिस जो है वो तो पहले अहोम राजा सुकापा के कार्यकाल के दौरान ही जो है वो लिखी जाती थी या संकलित की जाती थी, मगर जो पारिवारिक बुरंजिस हैं वो 16वीं शताब्दी में आकर के लोगों ने जो है वो कंपाइल करना या संकलित करना जो है वो शुरू करी थी। तो दोस्तों बुरंजिस का क्या रेलेवेंस है ये भी हमको समझ में आया होगा। इसी पूरे कार्यकाल के दौरान जब हिंदुइस्टिक मूवमेंट जो है वहां पे चल रहा था, इसी दौरान एक बहुत ही प्रसिद्ध संत श्रीमंत शंकर देव जो है वो असम के अंदर या अहोम साम्राज्य के अंदर पहुंचे। दोस्तों याद रखिएगा श्रीमंत शंकर देव, इन्होंने नव वैष्णव आंदोलन या नव वैष्णवाइट मूवमेंट जो है वो असम के अंदर चलाया था। अगेन ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। हु स्टार्टेड न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट या नव वैष्णव आंदोलन जो है वो उसको किसने शुरू करा था? तो असम के अंदर नव वैष्णवाइट मूवमेंट को शुरू किया गया था श्रीमंत शंकर देव के द्वारा। दोस्तों श्रीमंत शंकर देव जो है उन्होंने न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट जो है वो शुरू किया। दिस मूवमेंट वाज स्पीयरहेडेड बाय सेंट शंकर देवा हु इज अ ग्रेट सोशियो कल्चर रेवोल्यूशन इन असम। तो ये जो न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट है ये असम के अंदर एक महान सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के रूप में उभरा। इसने इट टेक्स अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड अमंग द पीपल ऑफ असम। असम के लोगों को एक साथ एक सामाजिक बंधन में जोड़ने के लिए, आपस में मिलाने के लिए इस मूवमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। इट स्टार्टेड ऑन द थीम ऑफ वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिजिडिटी ऑफ कास्ट एंड डिस्टिंक्शन। भैया जो पिछड़े वर्ग के लोग थे और जो जाति भेद को जो है वो फेस कर रहे थे, जिनको जाति के आधार पर भेदभाव जिनके साथ में किया जाता था, और जो पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग थे उनको यहां पर उभारने की और एक जो भेदभाव था पिछड़े वर्गों में और दूसरी जातियों में उसको कम करने की कोशिश जो है वो इस न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट के दौरान जो है वो करी गई थी। तो दोस्तों न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट को जो शुरू करने वाले थे श्रीमंत शंकर देव, उनका मानना था कि टू फील द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वन नीड नीदर टू बी अ ब्राह्मण नॉर बी अ सेज।
नॉर वन शुड नो द स्क्रिप्चर्स। तो उन्होंने कहा कि भैया जी अगर आप अंत में मुक्ति पाना चाहते हैं या ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण ही हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई ऋषि ही हो, या जरूरी नहीं है कि आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो ऋषि हो या ना हो, उसको शास्त्रों का ज्ञान हो या ना हो, वो जो है वो ईश्वर की उत्पत्ति को और ईश्वर के अस्तित्व को जो है वो महसूस कर सकता था। इस चीज को देखते हुए उस संत ने सभी जाति, समुदाय, धर्म और जनजातियों के शिष्यों को स्वीकार किया और उनको जो है वो टीचिंग्स देना शुरू किया। कहीं ना कहीं यूनिटी जो है वो बन रही थी और हिंदुइस्टिक फेथ जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अहोम साम्राज्य के अंदर यहां पर हो रहा था। दोस्तों, हिंदुइज्म रीच्ड इट्स पीक इन द अहोम डायनेस्टी ड्यूरिंग द रूल ऑफ शिवा सिंघा। तो अहोम शासन काल में अहोम शासक शिवा सिंघा जो है उनके कार्यकाल के दौरान जो हिंदुइज्म है वो अपने चरम पर, हिंदू धर्म जो है वो अपने चरम पर पहुंचा। इन्होंने अपने राज्य अभिषेक, अपने राज तिलक, अपनी कॉरोनेशन के लिए ब्राह्मण प्रीस्ट, एक ब्राह्मण पुजारी को बंगाल से बुलाया था और बंगाल से ब्राह्मण पुजारी ने आकर के शिवा सिंघा का राज्य अभिषेक या राज तिलक जो है वो किया था। दोस्तों, इसके बदले में इन्होंने असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर की जिम्मेवारी जो है वो इस ब्राह्मण संत को, इस पुजारी को जो है वो सौंप दी थी। तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप ब्राह्मणिक और हिंदुइस्टिक रूल जो है वो बढ़ता जा रहा था अहोम साम्राज्य के अंदर। दोस्तों, ये प्रसिद्ध असम की राजधानी गुवाहाटी के अंदर मौजूद कामाख्या मंदिर है, जिसका पदभार जो है वो शिवा सिंघा ने उस ब्राह्मणिक प्रीस्ट को दे दिया था जो बंगाल से उनका राज्य अभिषेक या राज तिलक करने के लिए आए। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें जिस टॉपिक के, जिस विषय में हम बात कर रहे थे भैया, बोरगोहिन, ये सरनेम आया कहां से था? तो भैया जी अमलेंदु गुहा द्वारा एक रिसर्च जो है उसमें ये चीज बताई गई है कि कहां से ये पूरी की पूरी शुरुआत जो है वो हुई थी। इसके विषय में अभी हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो भैया अमलेंदु गुहा द्वारा ये चीज जो है वो डिस्कस करी जाती है कि बोरगोहिन जो सरनेम है वो एक्चुअल में आया कहां से। दोस्तों, बोरगोहिन जो है वो असल में अहोम साम्राज्य के दो मूल सलाहकारों में से एक थे। तो दो ओरिजिनल काउंसिलर्स थे अहोम किंगडम के, जिनमें से एक थे बोरगोहिन। दोस्तों, बोरगोहिन जो है ही वॉज सेलेक्टेड बाय द अहोम किंग्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अहोम नोबिलिटी who vowed not to fight for the position of Ahom kingship, rather act as the guide to Ahom kings in the matters of administering his province in efficient manner। यानी कि बोरगोहिन वो थे जिनको अहोम राजाओं द्वारा अपने ही कुल से चुना गया था और ऐसी सिचुएशन में उनको चुना गया था जहां उन्होंने ये प्रण लिया था कि भैया वो कभी भी अहोम साम्राज्य के राजा बनने का जो है वो जिसको हम क्लेम कहते हैं कि भैया अपने आप को अहोम का राजा जो है वो कभी नहीं मानेंगे, ना ही अपने आप को कभी अहोम का राजा जो है वो समझेंगे, बल्कि अहोम के जो राजा थे उनके साथ मिलकर के एक कुशल तरीके से प्रशासनिक मामलों को जो है वो करने में मदद करेंगे। आसान भाषा में कहें तो भैया जी उन लोगों को सेलेक्ट किया गया जिन्होंने ये कसम खा रखी थी कि भैया हम कभी भी अहोम साम्राज्य के राजा नहीं बनेंगे, बल्कि हम एफिशिएंट मैनर में काम करने में राजा की मदद करेंगे। और एक्चुअल में वो किंग नहीं थे, वो इस साम्राज्य के किंग मेकर थे। तो दोस्तों, बोरगोहिन जो है वो दो काउंसिलर्स में से, दो सलाहकारों में से एक थे जिन्होंने अहोम साम्राज्य में एक्चुअल में किंग मेकर की भूमिका जो है वो निभाई थी। तो एक थे बोरगोहिन और दूसरे थे बुरहागोहिन। बोरगोहिन और बुरहागोहिन जो है ये दो इंपॉर्टेंट काउंसिलर्स थे जिन्होंने किंग मेकर का रोल जो है वो अदा किया था और इन्हीं के वंशज जो है वहां से सरनेम बोरगोहिन जो है वो निकल करके आया था। ठीक है जी। दोस्तों, बोथ द पोजीशंस एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्स्ट अहोम किंग सुखाफा। तो सुखाफा जो कि सबसे पहले अहोम राजा थे, उन्हीं के समय से ये दोनों पद जो है वो मौजूद थे। तो बुरहागोहिन और बुरगोहिन जो है ये एक्चुअल में काउंसिलर्स थे या फिर सलाहकार थे। तो इस सलाहकारों के वंश में जितने भी लोग आते गए उनका सरनेम जो है वो बुरगोहिन के नाम से जो है वो जाना जाने लगा। तो लवलीना बुरगोहिन जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं साम्राज्यों के वंशज जो है वो माने जाएंगे। दोस्तों, ये जो हिंदुआइजेशन हिंदूकरण की पॉलिसी थी वो एक्चुअल में एक रणनीतिक कदम भी था अहोम साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि जिनका वो शासन कर रहे थे वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो हिंदुइस्टिक थी, और अगर हिंदू माइंडेड तरीके से हिंदू धर्म को अपना करके अहोम शासकों ने अपना साम्राज्य जो है वो
चलाया, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बना और इतिहास के अंदर मुगलों को हराने के लिए अहोम राजाओं को जो है वो याद रखा गया और हमेशा रखा जाएगा। तो दोस्तों किस तरीके से मांग माओ से आए हुए एक राजा और उनके वंशज जो है वो धीरे धीरे हिंदुआइजेशन के साथ में एक सफल शासनकाल जो है उन्होंने 600 साल तक असम के अंदर जो है वो दिया था। और ये था पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसके विषय में हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। दोस्तों आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों असम स्टेट एग्जाम्स के लिए हमारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो है वो मौजूद है, इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतरीन बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।